भारत कोकिंग कोल का 1071 करोड़ के करीब का आईपीओ आ रहा है। भारत कोकिंग कोल इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकिंग कोल का। अब ये कोकिंग कोल और थर्मल कोल में आखिर डिफरेंस क्या होता है? देखिए, थर्मल कोल तो यूज होता है पावर प्लांट्स के अंदर और कोकिंग कोल यूज होता है हमारी स्टील मेकिंग के अंदर, जो हमारे स्टील इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। तो इसकी क्या खास बात है, एक बार वैभव से पूछते हैं। मुकुल, जैसे आपने बताया यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, क्योंकि जहाँ थर्मल कोल में इंडिया ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट है, वहीं अगर हम कोकिंग कोल की बात करें तो 47% के आसपास यहाँ पे आज भी इंपोर्ट होता है कोकिंग कोल। तो अगर इंपोर्ट को रिप्लेस किया जा सकता है तो इस कंपनी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन आपको पैसा लगाने से पहले ऑब्वियसली ये पूरा वैभव का एनालिसिस देखना पड़ेगा। और उससे पहले आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का काफी प्रीमियम कंटेंट इस चैनल पे आ रहा है। तो दोस्तों, बीसीसीएल या फिर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की शुरुआत 1972 में हुई थी और ये कोल इंडिया के अंडर ऑपरेट करती है। ये उनकी 100% सब्सिडरी है। अगर कोल इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट माइनर है, ना कि इंडिया की ही, एंड साथ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। अब बीसीसीएल कोकिंग कोल प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये भी मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइडेड है एंड कंपनी को इस कोकिंग कोल प्रोड्यूस करने से FY25 में 14,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। लेकिन कौन कौन से ग्रेड से हुआ था? तो सबसे पहले आता है रॉ कोकिंग कोल। यहां से कंपनी को 75% का रेवेन्यू डिराइव हुआ। ये बेसिकली मीडियम से लो ग्रेड कोल होता है। इसमें हायर ऐश या हायर इंप्योरिटी कंटेंट होता है, जिसकी वजह से इसका यूज, रॉ कुकिंग कोल का यूज स्टील इंडस्ट्री में नहीं होता बल्कि पावर और बाकी अन्य इंडस्ट्रीज में होता है। अब दूसरी कैटेगरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वॉश्ड कुकिंग कोल। सिंपली जो रॉ कुकिंग कोल है उसको वॉश किया जाता है ताकि ऐश या इंप्योरिटीज का कंटेंट कम हो, ताकि वो प्रीमियम यूज यानी कि स्टील इंडस्ट्री में यूसेज के लिए काम आए। अब इंपॉर्टेंटली वॉश कुकिंग कोल का जो एवरेज रियलाइजेशन है वो 12,400 रुपए पर टन निकल के आता है। वहीं मैं अगर रॉ कुकिंग कोल की बात करूं तो वो 2700 रुपए पर टन निकल के आता है, वो भी काफी रेगुलेटेड रहता है। एंड लास्टली इन्हीं का एक बाई प्रोडक्ट होता है वॉश्ड पावर कोल, मिडलिंग्स भी इसको कहते हैं। लगभग 6% कंपनी को रेवेन्यू यहां से निकल के आता है। इसका यूज भी पावर, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स में होता है, स्टील में नहीं होता। एंड वेरी लास्टली एक माइनॉरिटी कंट्रीब्यूशन होता है नॉन कुकिंग कोल का, जो कुछ नहीं है, बस एक माइनॉरिटी प्रोडक्ट है, माइंस में से आता है। इनका भी थोड़ा पावर में यूज हो जाता है, वहां से कंपनी को 3% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अब दोस्तों यहां पे रुकते हैं, क्योंकि मुझे करनी है एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट। 18 जनवरी विच इज अ संडे होने वाला है हमारा लाइव फ्री एंड इंटरेक्टिव वेबिनार मुकुल मलिक के साथ, जहां पे आप सीखेंगे बेटर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं अपनी आने वाले टाइम में, एंड इंपॉर्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए भी। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी वैल्यू ऐड मिलने वाला है एंड वेबिनार फ्री होने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। अब रॉ कुकिंग कोल और वॉश कुकिंग कोल का जो रियलाइजेशन या सेलिंग प्राइस है उसका मेजर डिफरेंस तो हमने देखा, लेकिन दोस्तों ये वॉश होता कैसे है? तो इंपॉर्टेंटली बीसीसीएल यहां पे वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। 5 वॉशरीज भी यहां पे उनके पास है बेसिकली इस कोल की क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए। तो बीसीसीएल ने लगभग 40 मिलियन टन का कोकिंग कोल आउटपुट प्रोड्यूस किया था। एंड अब हमें पता भी लग गया कि ज्यादातर ये जो कोल है जाता कहां पे? तो पावर इंडस्ट्रीज में लगभग 77% जाता है, स्टील इंडस्ट्री में 16% के आसपास, और एंड बाकी सीमेंट और अदर इंडस्ट्रीज में लगभग 7% के आसपास ही जाता है। इसके अलावा इनके कस्टमर्स की बात करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन B2B बिजनेस है, तो हाई निकल के आता है। टॉप 3 कस्टमर्स में सबसे पहले दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, उसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड NTPC। ये तीनों से ही 55% कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है एंड टॉप 10 से भी लगभग 88% करती है। FY25 की बात थी। इसके अलावा इंपॉर्टेंटली कंपनी ने लगभग 4 से 5% का कुछ प्रोपोर्शन ई ऑक्शंस के द्वारा सेल किया था कोल का, जो कि ऑब्वियसली वहां पे रेगुलेटरी प्राइसिंग नहीं होती, इनके मार्जिन्स को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। लेकिन बीसीसीएल ये सारा प्रोड्यूस लाती कहां से है? तो ये 34 ऑपरेशनल माइंस रन करते हैं, जिनमें से 26 ओपन कास्ट या सरफेस माइंस है, 4 अंडरग्राउंड माइंस है। अंडरग्राउंड में डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल होता है माइन करना एज कंपेयर टू सरफेस, और 4 मिक्स्ड माइंस है, अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट। एंड ज्यादातर ये माइंस झारिया कोलफील्ड जो कि झारखंड में स्थित है, और कुछ माइंस रानीगंज वेस्ट बंगाल में स्थित है। एंड इनफैक्ट इंडिया की ज्यादातर जो कोकिंग कोल के रिजर्व्स हैं वो इन्हीं 2 रीजन्स में निकलते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स एग्जैक्टली क्या पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं। सबसे पहले FY23 से 25 की बात करेंगे। अब यहाँ पे टोटल इनकम देख सकते हैं 13,000 करोड़ की थी FY23 में, बढ़ के 14,400 करोड़ के आसपास, यानी लगभग 2 साल में 10% का इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ी थी। लेकिन इंपॉर्टेंटली इसका मतलब ये पता चल रहा है कंपनी के जो एवरेज रियलाइजेशंस थी 2024 से 2025 में कम हो रही है, क्योंकि 2024 में तो 12% का इंक्रीज था, लेकिन 2025 में घट के नेगेटिव 1.7% था। इंपॉर्टेंटली एबिटा मार्जिन कंपनी का लगभग 17% था, FY24 में घट के 16.4% हो गया। 16 से 17% मार्जिन ये एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अब देखिए, सबसे जो मेजर कॉस्ट है कंपनी की वो है एक तो एम्प्लॉय बेनिफिट, और सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपेंसेस। स्पेसिफिकली जब कंपनी केपेक्स करती है तो ये
पेमेंट्स बढ़ जाती हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपेंसेस हैं 32.5% थे FY24 में, जो अब बढ़ के 36% हो गए FY25 में। उसके अलावा सिमिलरली आप देख सकते हैं कंपनी की जो नेट प्रॉफिट उसमें भी एक डी ग्रोथ देखने को मिली -20% से, क्योंकि FY24 में काफी सारा केपेक्स कंपनी का खत्म हुआ था एंड FY25 में उसका डेप्रिसिएशन इंपैक्ट भी देखने को मिला। अगर हम डेट की बात करें तो कंपनी रिलेटिवली डेट फ्री ही निकल के आती है। प्रॉफिट मार्जिन्स डेफिनेटली यहाँ पे वॉलेटाइल है। ऑल्सो क्विकली हम लेटेस्ट 6 महीने सितंबर 25 एंडिंग नंबर्स भी देखें तो आप देख सकते हैं इनकम में भी 11% की ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिट भी बहुत काफी हद तक यहाँ पे कम हुआ है। मैनेजमेंट ने इसका मेजर रीजन बताया हैवी रेनफॉल्स की वजह से। अब दोस्तों चलते हैं हम कंपैरेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशंस पे। ऑल्दो किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई भी लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन नहीं निकल के आता। कंपनी ने अपने आरएचपी में 2 कंपनीज दे रखी हैं जो कि यूएसए की कंपनीज है, अल्फा मेटलर्जिकल और वॉरियर मेट। अब इनके ऑल्दो अर्निंग्स ग्रोथ तो नेगेटिव है, लेकिन ये 15 to 19 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स कमांड कर रही है। हम भारत कोकिंग कोल की बात करें तो ये 17 टाइम्स कमांड कर रही है। लेकिन थोड़ी सी सिमिलरिटी के लिए हमने यहाँ पे 2 कंपनीज और ऐड करी। एक तो कोल इंडिया जो इनकी पेरेंट कंपनी है, वो अराउंड 8 टाइम्स कमांड करती है प्राइस टू अर्निंग्स, तो उसके मुकाबले ज्यादा लग रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंटली कोल इंडिया मेजरली थर्मल कोल में है, जिसका ऑब्वियसली डिमांड और इंडिया के पास सरप्लस में रहता है एज कंपेयर टू कोकिंग कोल जो बीसीसीएल बनाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कंपनी यहाँ पे चीप निकल के आ रही है 17 प्राइस टू अर्निंग्स पे, बट डेफिनेटली मॉडरेटली हाई तो निकल के आ रही है। अब देखिए ग्रोथ कहां से निकल के आएगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोल की जो डिमांड है बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा बढ़ रही है इंडिया की जीडीपी से। तो इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक तो आउटपुट बनाने की जरूरत है बीसीसीएल को, उसके अलावा इनको अपने प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज करने की जरूरत है, जिसके लिए ये 3 नई वॉशरीज को एक्सपेंशन का प्लान कर रही है। इनफैक्ट ये प्ले आउट भी करता है इंडिया की नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 के हिसाब से 300 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी इंडिया टारगेट कर रही है स्टील की। तो ऑब्वियसली कोकिंग कोल की डिमांड स्ट्रक्चरली ही इंडिया में बढ़ रही है। अगर हम ओवरऑल प्रोडक्शन आउटपुट की बात करें तो FY22 में 30.5 मिलियन टन था, FY25 में 40.5 मिलियन टन हुआ, यानी डेफिनेटली इंक्रीज हुआ 3 साल में। और कंपनी का एम्बिशन है कि बाय 2030 ये लगभग 54 मिलियन टन का हो। अगर मैं टोटल ओवरऑल इंडिया के कोकिंग कोल की डिमांड की बात करूं तो वो भी एक्सपेक्टेड है कि 9.2 CAGR से बढ़ेगा। लेकिन इस कंपनी, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री और इन वैल्यूएशंस पे कुछ यहाँ पे रिस्क भी निकल के आते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी ट्रांजिशन रिस्क। जितनी भी ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल रिलेटेड एनर्जी कंपनीज है वो सारे के सारे ही थ्रेट्स फेस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, जैसे कि सोलर और विंड। सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कंपनी ने अपने आरएचपी में ये माना है कि जो उनकी क्वालिटी है कोकिंग कोल की, वो एज कंपेयर टू इंपोर्टेड कोकिंग कोल वो इंफीरियर है। तो स्टील प्लांट्स जो है वो आगे जाके इंपोर्ट भी प्रेफर कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्राइसिंग पावर लिमिट हो सकती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एंड लास्टली जो प्राइसिंग है, जो कंट्रोल है, जो 75% कंपनी अपना माल बेचती है वो कोल इंडिया और गवर्नमेंट की कंसल्टेशंस के बाद ही होता है। तो अगेन वहां पे प्राइसिंग पावर इनकी नहीं रहती। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी इंपॉर्टेंटली कुछ आईपीओ डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये 100% ऑफर फॉर सेल है, लगभग 1071 करोड़ का। कोल इंडिया अपना 10% डाइल्यूट कर रही है स्टेक और 15% उनको और करना पड़ेगा आगे जाके। तो ये भी एक रिस्क हो सकता है इन्वेस्टर के लिए, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच रहे हैं तो। अगर हम इनके आईपीओ प्राइस की बात करें तो सबसे पहले जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए की रखी गई है, और जो आईपीओ प्राइस है वो 21 से 23 रुपए का रखा गया है। 23 रुपए अपर प्राइस बैंड पे। लॉट साइज 600 शेयर का रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट में 13,800 रहेगी। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 14 लॉट्स में 1,93,200 रहेगी। एंड पोस्ट इशू मार्केट कैप एक्सपेक्टेड है अपर प्राइस बैंड पे 10,700 करोड़। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कोल इंडिया का शेयर होल्डर कोटा भी है। तो आपके पास अगर 2 जनवरी या उससे पहले तक आपके डीमैट अकाउंट में कोल इंडिया के शेयर है तो आप रिटेल कैटेगरी के साथ साथ शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं एक ही पैन के अंडर। उसके अलावा ये ऑफर ओपन हो रहा है 9 जनवरी 2025 को, क्लोज हो जाएगा 13 जनवरी 2025 को। अलॉटमेंट की डेट 14 जनवरी रखी गई है। रिफंड की डेट 15 जनवरी रखी गई है। तो अगर यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाती है, रिफंड नहीं आता, यानी क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट में 15 जनवरी को भी, एंड कंपनी यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी 16 जनवरी 2025 को। तो दोस्तों अब बात करते हैं फाइनल रिकमेंडेशन की यहाँ पे। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए हम डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। देखिए लिस्टिंग गेन्स के लिए तो वेरी सिंपली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आईपीओ डिमांड है, एंड वैल्यूएशंस की बात करें तो बहुत ज्यादा हाई नहीं थे, बट मॉडरेटली हाई डेफिनेटली है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम निकल के आती है, हमने देखा कि रेवेन्यू ग्रोथ काफी मॉडरेट रही है। ऐसा भी नहीं कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छे से निकल के आई है। साइक्लिकल सेक्टर है, स्टील और पावर सेक्टर पे काफी डिपेंड करता है। एंड मार्जिन्स भी यहाँ पे, क्योंकि कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी होती हैं, प्लस यहाँ पे प्राइसिंग पावर बहुत ज्यादा नहीं है, रेगुलेटेड एंटिटी है, जिसकी वजह से मार्जिन्स भी कंपनी के लिए वॉलेटाइल रहते हैं। इसलिए आप यहाँ पे लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली अप्लाई करें, बट लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या आप इस पीएसयू आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और अभी तक एसिड योगी वेल्थ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। बहुत ही जल्द, जैसे आप जानते ही हैं, इन्वेस्टिंग रिलेटेड कोर्सेज तो आ ही रहे हैं, साथ में स्टॉक मार्केट, आईपीओ एंड म्यूचुअल फंड्स का प्रीमियम कंटेंट यहाँ पे आता रहेगा।